नमस्कार, मैं आश्रुति। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस बार उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बेहद अनुकूल बनी हुई है। कारण ये है क्योंकि यूपी में आने वाले समय में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, इन 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए अभी तक भी ना तो विपक्ष ना तो पक्ष प्रत्याशियों का ऐलान ही नहीं कर पाया है। सवाल लगातार दागे जा रहे हैं कि आखिर विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन कर क्या रहा है। इंडिया गठबंधन में अंतरकलह की स्थिति बन रखी है, लेकिन वहीं जिस हिसाब से इस बार यूपी का राजनीतिक समीकरण लोकसभा चुनाव के बाद पूरी तरह से बदल रखा है। आने वाले समय में 2027 के विधानसभा चुनाव पर अगर थोड़ा गौर करें तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो बदल सकती है। 27 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जो डोर है वो कहीं ना कहीं खींची जा सकती है। इसी बीच इस बार के लोकसभा चुनाव में अगर थोड़ा गौर करें तो कहीं ना कहीं मायावती की जो पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, उनको भी बड़ा झटका लगता नजर आया है। 80 की 80 सीटों में से एक भी सीट मायावती के खाते में जाती नहीं नजर आई और अब मायावती अपनी पार्टी का जनाधार मजबूत करने के लिए एक बेहतरीन तकरीबों पर कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो वो तरकीबें कहीं ना कहीं अपनाने का प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में एक तरकीब मायावती अब ये अपना रही है कि किसी तरह से बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया जाए और इंडिया गठबंधन के खेमे में एक तरह से कहें तो चाल चलने का प्रयास किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार की स्थिति में फंस रखी है। बीजेपी कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए तमाम दलों के साथ या यूं कहें कि छोटे सहयोगी दलों के साथ कहीं ना कहीं अपने हाथ मिलाने में कोशिशों में जुट रखी है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे माही से। माही, क्या स्थिति देख रही हैं आप यूपी में? क्या मायावती आने वाले समय में वही बीजेपी के साथ गठबंधन करती नजर आ सकती है जिस बीजेपी के लिए या जिस बीजेपी के खातिर कहीं ना कहीं मायावती ने एक समय पर गठबंधन तोड़ दिया था, या यूं कहें कि बीजेपी ने उन्हें दरकिनार कर दिया था और बी टीम के रूप में कहीं ना कहीं हम देखें मायावती कहलाने लगी थी। क्या स्थिति अब आप उपचुनाव से पहले देखती है? जी बिल्कुल, देखिए मायावती का जिस तरीके से जनाधार गिरा है, वाकई में अब उनको अपनी पार्टी को बचाने के लिए कोई ऐसा रास्ता तो निकालना पड़ेगा, चाहे वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाए चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की तरफ जाती है तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को खास नुकसान होगा और सीटों को लेकर मायावती जितना मनमानी करना चाहती है अपने साथ अकेले अगर चुनाव लड़ती हैं, अकेले रहकर चुनावी मैदान में उतरती है तो जाहिर तौर पर उसका फायदा मिलता हुआ उनको नजर आएगा। लेकिन अखिलेश यादव के साथ जाती हैं तो उनको 10 से 15 सीटों में कहीं ना कहीं संतोष करना पड़ सकता है और ये मायावती नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो 432 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर भी मायावती एक सीट नहीं निकाल पाती हैं। लेकिन वहीं अखिलेश यादव के साथ अगर वो गठबंधन में जाती हैं तो जाहिर तौर पर अगर वो 15 सीटें भी लाती हैं आश्रुति, तो देखा जाएगा उसमें से 2-3 सीटें आराम से निकल जाएंगी। क्यों ये बात? इसलिए क्योंकि जो इस बार का दलित वोट बैंक है मायावती से खिसक कर वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया था और अखिलेश यादव की जीत का भी यही कारण है कि सबसे ज्यादा ओबीसी वोट बैंक है और ओबीसी वोट बैंक अखिलेश के खाते में आया। आप देखेंगे 40 से 50% ओबीसी वोट बैंक है और 20 से 22% दलित वोट बैंक है, जिसमें मुस्लिम वोट बैंक भी आते हैं अलग से 20 से 22% और अन्य भी आते हैं। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन को इस बार इसी बात का फायदा मिला है क्योंकि जो सारे वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ना जाकर इनकी तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आए। कोई ऐसा मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था जिसमें यूसीसी, एनआरसी, सीए और आर्टिकल 370 और अयोध्या मंदिर का था, वो कोई भी मुद्दा कहीं ना कहीं चलता हुआ नहीं नजर आया क्योंकि पिछली बार के भी जो विधानसभा चुनाव हुए थे और लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी यही मुद्दा था, आर्टिकल 370 और ट्रिपल तलाक जैसे अन्य मुद्दे थे। और ये बात निकल कर आई उत्तराखंड में, तब पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का ऐलान कर दिया था चुनाव से पहले कि वहां पर यूसीसी लागू होगा। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट बीजेपी सोच रही थी कि इसका फायदा मिलेगा। उरी जब हुआ था, पुलवामा में अटैक हुआ था, जिसके बाद योगी का सख्त एक्शन कहीं ना कहीं जनता के मन में वो उनके लिए एक अलग जगह बनाता हुआ नजर आया। लेकिन इस बार के उपचुनाव में और विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से ये रणनीति अगर फीकी पड़ जाती है फिर से लोकसभा चुनाव की तरह, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घाटा होगा और मायावती अगर अखिलेश के साथ जाती हैं तो जरूर फायदे में रहेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगी। यही कारण है कि उनका जो वोट बैंक है वो तो पहले से ही कम है, अगर मायावती जाती हैं तो वो और ज्यादा कम होता हुआ नजर आएगा। तो यही कारण हो सकते हैं कि मायावती हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ना जाए। लेकिन माही, साल 2007 का अगर थोड़ा समीकरण याद करें, 2007 में मायावती मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की। उसके बाद से भले आप देखिए शासनकाल रहा, कहा यह भी जाता था कि मायावती का काल जो था, जो पूरा शासनकाल था, वो कहीं ना कहीं गुंडा राज
राज कहलाया जाता था अखिलेश यादव के शासनकाल तक। लेकिन उसके बाद जब बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपना दबदबा यूपी में बनाया, यूपी में बनाना शुरू किया, धर्म की राजनीति कहीं ना कहीं शुरू की, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में जो ये गुंडा राज है, माफिया राज है, ये धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया। आपको ये नहीं लगता अगर मायावती इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन अगर कर लेती हैं, अखिलेश यादव अगर 2019 का समीकरण कहीं ना कहीं दोहराने में असफल रहते हैं, क्या ये मायावती के शासनकाल पे, मायावती के 2007 की रणनीति पे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से बीच राह में बीएसपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया था, क्या पूरी रणनीति पर कहीं ना कहीं असर नहीं, प्रभाव नहीं पड़ता नजर आएगा? और अगर उत्तर प्रदेश की खास तौर पर बात करें तो इस समय उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दों पर अपना ध्यान जो है वो ज्यादा केंद्रित करने के प्रयास में है। उसके अलावा अगर आप देखें तो जिस हिसाब से मायावती कहीं ना कहीं दलित वोटों को साधने में एक तरह से आप देखें जो एक सफलता प्राप्त करती है, एक लंबे समय से आई है, भले इस बार लोकसभा चुनाव में देखें तो मायावती ने वही दलित वोट बैंक जो है वो खिसक कर आजाद की तरफ गया है। लेकिन मायावती की रणनीति अगर बीजेपी के साथ है तो अखिलेश यादव के फिर संपर्क में जो तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं उठ रहे हैं, आखिर फिर उनका क्या आप साथ देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव का जो फायदा है इसी बात का मिला है कि उन्होंने तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जो जनता आजकल परेशानी में है, जिनको झेलती हुई नजर आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं ग्राउंड लेवल के मुद्दों को दरकिनार कर दिया और बड़े बड़े मुद्दे उठाए। और जनता को क्या मतलब है कि आप यूसीसी लेकर आइए, आप आर्टिकल 370 लाइए, अयोध्या मंदिर बनाइए, उससे बहुत ज्यादा लोगों के जीवन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अखिलेश यादव जिसकी बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, अगर एक घर में एक व्यक्ति को नौकरी मिलती है तो जाहिर तौर पर उसका इम्पैक्ट 10 लोगों पर पड़ता है, उसके समाज पर पड़ता है, उसके गांव और उसके मोहल्ले पर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये मर्म अखिलेश यादव छूते हुए नजर आए। वहीं अगर आपने 2007 की मायावती का जिक्र किया तो मायावती ने भले ही 2007 में मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन 2014 के बाद आप देखेंगे कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है कहीं ना कहीं उनका जो जनाधार है वो लगातार गिरता हुआ नजर आया। इसके पहले जब मायावती सरकार में थी आपने देखा होगा कि अम्बेडकर पार्क था लखनऊ में, जहां पर बहुत सारी ऐसी मूर्तियां बनाई गई थी, ऐसे इनलीगल काम किए गए थे। जब भारतीय जनता पार्टी आई और उन पर मायावती पर नकेल कसना उन्होंने चालू कर दिया, जिसके बाद मायावती का जो रुख है ना वो काफी नर्म पड़ता हुआ नजर आया। और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है ये सबको पता है कि ईडी सीबीआई कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ही एक्टिव मोड में नजर आई है। तो यही एक बड़ा कारण हो सकता है कि मायावती कहीं ना कहीं जो सॉफ्ट रुख दिखाती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, वो ये एक बड़ी वजह हो सकती है। और यही वजह है कि मायावती 2007 के बाद जनता से दूर जाती हुई नजर आई, कहीं ना कहीं राजनीति में शिथिल पड़ती हुई नजर आई और वो लगातार इन्हीं कारणों की वजह से जनता से उखड़ती हुई चली गई। नहीं तो एक समय था जब मायावती का दबदबा था अम्बेडकर नगर क्षेत्र में, अगर उनका कोई भी कैंडिडेट बिना काम किए भी खड़ा हो जाता था तो मायावती के नाम पर वोट पड़ जाता था और वो जीत जाती थी। लेकिन आज एक समय ऐसा आ गया है कि मायावती को अपने ही गढ़ में कहीं ना कहीं जद्दोजहद करनी पड़ रही है। नगीना की बात कर लिया जाए, चंद्रशेखर आजाद पहली बार एंट्री मारते हैं और जीत दर्ज कर लेते हैं, वहीं मायावती को बस 12,212 वोट पड़ते हैं। तो आप देखिए आंकड़ा कितना ज्यादा बड़ा है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद रावण की बात करें तो वो 1,52,000 वोट पाते हैं और 5 लाख टोटल वोट पाते हैं, और वहीं मायावती केवल 12,212। तो आप देखिए कहाँ खड़ी हो रही है मायावती। तो कहीं ना कहीं जो मायावती का जनाधार है वो गिर गया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का रुख करेंगी, उनके साथ गठबंधन में जाएंगी, इसकी संभावना कम नजर आती है। वहीं इंडिया गठबंधन के साथ भी, लेकिन अब मजबूरी की वजह से हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का रुख करना पड़े, या सबसे बेहतर उनके लिए अगर स्थिति बनती है तो चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ जाने की बनती है। अगर वो उनके साथ जाती है तो जाहिर तौर पर इसका फायदा उनको मिलेगा। एक आखिरी सवाल आपसे और रहेगा, इस बार के यूपी के जो उपचुनाव है मायावती की क्या रणनीति देखती हैं आप? जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मायावती फिर से अपना वही पुराना इतिहास दोहराने का प्रयास कर रही हैं, और अगर जाहिर सी बात है कि अगर वही पुराना इतिहास दोहराएंगी तो जाहिर तौर पर फिर से नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब जमाना बदल रहा है, लोगों की तकनीकें बदल रही हैं, लोगों की डिमांड्स बदल रही हैं। अगर आप पुरानी राजनीति करेंगी और ये सोचेंगी कि आप मुस्लिम कैंडिडेट्स को ज्यादा उतार देंगी तो उससे आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब तक जनता के बीच में नहीं जाएंगी, जनता की परेशानियों को नहीं समझेंगी, रैलियां नहीं करेंगी, आप जब तक हाईलाइट नहीं होंगी तो जाहिर तौर पर जनता अब आपको भुला चुकी है। तो कहीं ना कहीं मायावती की यही रणनीति होगी कि वो पुराने इतिहास को दोहराए, जब वो 4 बार मुख्यमंत्री रही। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसी रणनीति पे चलती हैं तो वो फेल होती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में आकाश आनंद को वापस करके या फिर उनको लाकर उनसे जनसभाएं रैलियां करवानी चाहिए। युवाओं को कहीं ना कहीं अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए सारे इनिशिएटिव लेने चाहिए, और मायावती भी शायद आने वाले दिनों में यही कदम उठाने वाली है। बिल्कुल, मायावती
मायावती की रणनीति अब उपचुनाव के लिए क्या है, ये एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं बन चुका है। राजनीति में, सियासी गलियारों में इस बात पर हलचल तेज है, क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव है, आज बजट सत्र है। कहीं ना कहीं ये तमाम जो इस समय राजनीति गरमाने के तमाम सियासी मुद्दे चल रहे हैं। इसी बीच मायावती क्या रणनीति लेकर आएंगी, ये अब एक देखने वाली बात है। दिलचस्प मुद्दा है, राजनीति में एक बड़ा असर आने वाले समय में बीएसपी लग सकती है। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़। धन्यवाद।